अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और लाइफ बहुत मज़े में चल रही होगी। तो सर, हमने डिमांड की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी। बेसिकली हमने तो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और वो इकोनॉमिक्स फॉर एवरीवन है। क्या मतलब सर? सर उसका मतलब ये, आप अगर फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, आईकॉम के बच्चे, तो आपके लिए तो वो है ही है। सर इसके अलावा अ, अगर आप एडीसी या बीकॉम कर रहे हैं, आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर बी कॉम में या एडीसी में आपके डिमांड वाले चैप्टर के कोई 20 कॉन्सेप्ट्स हैं, और अगर आप ये लेक्चर देखते हैं, तो उसमें से जो 20 कॉन्सेप्ट हैं एडीसी के सिलेबस में आपके, वो उसमें से जो 10 कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर में मेरे इन लेक्चर में शामिल होंगे। सही है। 10 क्यों नहीं होंगे सर? 10 क्योंकि वो स्पेसिफिकली किसके लिए बनाए गए होंगे? बी कॉम के लिए बनाए गए होंगे। तो जब हम बी कॉम की सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो आपको वहाँ पे भी स्टार्ट नज़र आ जाएगा। तो बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि चाहे इकोनॉमिक्स आप बी कॉम के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप ओ लेवल्स के लिए कर रहे हो या ए लेवल्स के लिए कर रहे हो। सर मैं ओ लेवल्स की बिल्कुल अलग सीरीज़ बनाऊंगा, लेकिन 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 सर उसमें भी डिमांड तो यही होगा ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड तो यही होगा। सही है, लॉ ऑफ डिमांड तो यही होगा, उसकी लिमिटेशन भी यही होगी। उसमें वो पढ़ाया जाएगा जिसमें आप क्या, जिसमें जो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में कवर नहीं हो रहा। ठीक है, उसमें वो पढ़ाया जाएगा। और आपके ओ लेवल से ए लेवल्स के पास पेपर को कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि अगर आप ओ लेवल्स कैम्ब्रिज कैंपस कैम्ब्रिज को कंपेयर करते हैं किसके साथ, मेट्रिकुलेशन का इंटर बोर्ड के साथ, तो सर उसमें ये सीन होता है कि वहाँ पे एक थ्योरेटिकल सवाल प्रोड्यूस करना होता है आपको, और वहाँ पर क्या करना होता है सर, वहाँ पर आपको क्या कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रैक्टिकल केस स्टडी सॉल्व करनी होती है। इतनी बात आपको समझ आती है? अच्छा सर, अगर आपको इकोनॉमिक्स के अलावा दूसरे लेक्चर्स की डिमांड है, आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पे अपलोड हो, चाहे वो कॉमर्स के हों, सर कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे इंशाल्लाह वो मैं खुद पढ़ाऊँगा। सर इकोनॉमिक्स में खुद पढ़ाऊँगा, सर मैं अकाउंटिंग खुद पढ़ाऊँगा। सर अकाउंटिंग इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है सर, अकाउंटिंग के सारे पास पेपर मैं अपने हाथों से करवाऊँगा, चाहे फर्स्ट ईयर की हो चाहे सेकंड ईयर की हो। सर मैं बैंकिंग खुद पढ़ाऊँगा, सर मैं पीओसी खुद पढ़ाऊँगा आपको, सर मैं बिजनेस में खुद पढ़ाऊँगा, सर मैं स्टैटिस्टिक्स खुद पढ़ाऊँगा। सर ये आप कैसे पढ़ा सकते हैं? आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो क्या हमारे पास एफिशिएंसी आएगी, काबिलियत होगी उसमें? मतलब आप इतने काबिल हैं कि आप हमें सब पढ़ा सकें? बिल्कुल। इसका जवाब मैं इस तरीके से देता हूँ, देखिए मेरा बेटा, मैंने जो अपना मैट्रिकुलेशन किया है वो किया है इंटर और साइंस से, और जो अपना मैंने मैट्रिक किया है वो किया है मैंने अपना मैट्रिक तकरीबन 2020 में प्रिंजनी से। देन उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ कॉमर्स में, और कॉमर्स में मैंने अकाउंटिंग बहुत डीप में जाके पढ़ी, सीए की, सीए में पढ़ी, आपको पता है। सही है, मैंने बिजनेस लो वो अच्छे से पढ़ा हुआ है मैंने। क्या कहते हैं, इसके अलावा जितने भी सीए के सिलेबस है, सीए इंटर तक के, वो सारे के सारे मैं पास कर चुका हूँ। मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ और बिग फोर अकाउंटिंग फर्म में अभी अपनी आर्टिकलशिप दिन में वहाँ पर होता हूँ, और शाम में मैं कोचिंग पढ़ा रहा होता हूँ, और रात में मैं आपके लिए रात मिड नाइट को, रात के 2 बजे के बाद ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ। सर अगर आपको इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के अलावा अगर आपको कोई भी लेक्चर्स की डिमांड है, सर आप चाहते हैं कि प्री मेडिकल की क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हों, तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं हमारे चैनल पे आके कि हमें क्या कहते हैं प्री मेडिकल भी ऐसे ही स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि प्री मेडिकल के साथ साथ प्री इंजीनियरिंग के भी आपको मैथमेटिक्स और क्या कहते हैं अलग अलग करें, केमिस्ट्री फिजिक्स के लेक्चर्स चाहिए, तो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, आप ऐसा करें, आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे मेरा जो यहाँ पर ईमेल होगा उस पर मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं द चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो @gmail.com पे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे क्या कहते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं। तो हमारा कोशिश होगी कि हम आपको एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करें। तो हमारे पास जो टीचर्स हैं, मेरे पास जो टीचर्स का हमारा जो साइकिल है, सर्कल है, सॉरी, वो सर्कल बहुत ही अच्छा है, क्वालिफाइड है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स की, दूसरे क्या कहते हैं ग्रुप्स की स्टडी भी स्टार्ट हो, तो आप हमें इस पर बता सकते हैं।
थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। अच्छा, आज का जो हमारा एजेंडा है वो है सप्लाई। सर सप्लाई क्या होता है इसको हम बहुत ही डिटेल में जाके पढ़ेंगे। इसी तरह क्या पढ़ेंगे सर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सर जैसे डिमांड पढ़ा था वैसे ही सप्लाई पढ़ेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़ा था वैसे ही डिटर्मिनेंट्स ऑफ, जैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा था वैसे ही डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। सप्लाई क्या होती है? सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच सेलर आर विलिंग, जो सेलर विलिंग करता है, एंड एबिल, और एबिल होता है टू सेल एट डिफरेंट प्राइस लेवल ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड। बोला सप्लाई क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस को कहते हैं जो सेलर विलिंग करता है, एबिल करता है डिफरेंट प्राइस लेवल पे ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड। सर ये डेफिनेशन बिल्कुल डिमांड की डेफिनेशन की तरह है, इसमें सिर्फ एक ही लफ्ज़ चेंज है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर, ये देखें क्या चेंज है, सिर्फ गुड्स आ रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या आ रहा है, सेलर आ रहा है। क्या आ रहा है? सेलर। वहाँ पर आ रहा था बायर, वहाँ पे क्या आ रहा था, बायर। बाकी पूरी की पूरी डेफिनेशन सेम है, पूरी की पूरी डेफिनेशन सेम है सर, लेकिन कॉन्सेप्चुअली तो अलग है ना सर। जब हम डिमांड पढ़ते हैं तो अपने आप को हम अज्यूम करते हैं कि हम खरीदने वाले हैं। हम कौन है? खरीदने वाले, यानी कि बायर, यानी कि इकोनॉमिक्स के ज़माने में कंज्यूमर है। क्या है? कंज्यूमर है। कंज्यूमर मतलब जो चीज़ें कंज्यूम करता है, कंज्यूम का मतलब जो चीज़ें इस्तेमाल करता है। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल करे होंगे पिछले लेक्चर्स में और आगे वाले लेक्चर में भी करूँगा। कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब जो चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं उसको कंजम्पशन कहते हैं, ठीक है। यूजेस को क्या कहते हैं? कंजम्पशन कहते हैं। यूज़ करने को क्या बोलते हैं? कंजम्पशन कहते हैं। जो कंज्यूम कर रहा होता है, सही, जो यूज़ कर रहा, यूज़ करने को क्या बोलते हैं? कंज्यूम भी कहते हैं, सही। कंजम्पशन भी कहते हैं और कंज्यूम भी कहते हैं। और जो यूज़ कर रहा होता है उसको क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। तो सर जब हम लॉ ऑफ डिमांड या डिमांड के कोई भी किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो डिमांड के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हमें अपने आप को अज्यूम करना पड़ता है खरीदने वाला। और ख़रीदने वाला क्या चाहेगा? खरीदने वाला ये चाहेगा उसको सस्ती से सस्ती चीज़ मिले। इतनी बात हम मानते हैं, ऐसे ही है। लेकिन जब हम सप्लाई पढ़ते हैं तो सप्लाई पढ़ते वक्त हमें अपने आप को अज्यूम करना है बेचने वाला, और बेचने वाला इकोनॉमिक्स में कहते हैं सेलर। एक आम लफ्ज़ है, लेकिन जो इकोनॉमिक्स का लफ्ज़ है उसको कहते हैं फर्म। फर्म क्या होती है मैंने बहुत ही डिटेल में पहले भी बता दिया था अकाउंटिंग की क्लासों में, लेकिन दोबारा बता देता हूँ यहाँ पे। सर इकोनॉमिक्स में जो फर्म का कॉन्सेप्ट है उसमें सारी चीज़ें आती हैं सर। उसमें सोल ट्रेडर भी आता है सर। सोल ट्रेडर क्या होता है? सोल ट्रेडर एक आम दुकानदार, छोटे बिजनेसमैन को जिसमें सिंगल ओनर होता है और वो खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं सर। इसके अलावा इसमें पार्टनरशिप भी आती है सर। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप कम से कम 2 लोगों में होती है और मैक्सिमम 20 लोगों में होती है। इसमें कुछ लिमिटेशन है, कुछ एक्सेप्शन है, वो हमने अकाउंटिंग में पढ़ा था, अकाउंटिंग की पार्टनरशिप में। लेकिन अभी यहाँ तक के लिए पार्टनरशिप 2 से 20 बंदों के दरमियान होती है। इसमें आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो तो सर इसको अकाउंटिंग में फर्म कहते हैं। पार्टनरशिप को क्या कहते हैं? फर्म। और इकोनॉमिक्स में भी इसको फर्म कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो दोनों इसको फर्म कहते हैं। अकाउंटिंग में फर्म सिर्फ पार्टनरशिप को कहते हैं, अकाउंटिंग में फर्म सिर्फ पार्टनरशिप को कहते हैं, और इकोनॉमिक्स में फर्म पार्टनरशिप को भी कहते हैं, सोल ट्रेडर को भी कहते हैं। सोल ट्रेडर अकाउंटिंग का लफ्ज़ है। एक जो सिंगल दुकानदार होता है, उसको सेल ट्रेडर कहते हैं अकाउंटिंग में, लेकिन उसको इकोनॉमिक्स में क्या कहेंगे? फर्म कहेंगे। इसी तरह ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कौन सी कंपनी? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। सर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इसमें बहुत सारे मल्टीपल्स ओनर्स होते हैं जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में बिक रहे होते हैं सर। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अकाउंटिंग में कहते हैं सर, उसी को इकोनॉमिक्स में फर्म कहते हैं। तो सर जो फर्म, हमें क्या बनना पड़ेगा? फर्म बनना पड़ेगा। और फर्म बनने के लिए हमें क्या चाहिए? जो बोला है सेलर विलिंग भी होना चाहिए। सप्लाई कब होगी? जब सेलर विलिंग होगा कोई चीज़ बेचने के लिए, विलिंग होगा। विलिंग का मतलब चाहत होगी, और काबिल भी होगा उस चीज़ को बेचने के। सर ऐसा नहीं है कि मैं दुकान खोलना चाह रहा हूँ, मैं फैक्ट्री खोलना चाह रहा हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है, समझ आ रही है? तो मैं विलिंग भी होऊंगा और मैं काबिल भी होऊंगा, और डिफरेंट प्राइस लेवल पे मैं बेचने के काबिल होऊंगा। जब इकोनॉमिक बूम पे होगी तो मैं महंगा भी बेचूंगा, जब इकोनॉमिक्स रिसेशन पे होगी तो मैं सस्ता बेचूंगा। तो ये सारी के सारी डिफरेंट प्राइस लेवल पे बेचने के मैं काबिल होऊंगा, और एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर। यानी कि सर वही डिमांड, सब जैसे डिमांड की 3 कंडीशन थी, जैसे सप्लाई की 3 कंडीशन है। विलिंगनेस होना चाहिए,
एबिलिटी टू सेल होना चाहिए, परचेज नहीं होना चाहिए, और स्पेसिफाइड पीरियड होना चाहिए। बात समझ आ रही है? उम्मीद करता हूँ आपको सप्लाई की डेफिनेशन बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई बिल्कुल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की तरह है। जैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में हमने प्राइमरी डिटर्मिनेंट पढ़े थे, इसी तरह यहाँ पर क्या है, प्राइमरी डिटर्मिनेंट या प्राइसिंग डिटर्मिनेंट, लेकिन ये सप्लाई के है। इसी तरह यहाँ पे जो हमने पढ़े थे वो सेकेंडरी डिटर्मिनेंट पढ़े थे, और इसको कहते हैं नॉन प्राइसिंग डिटर्मिनेंट। इतनी बातें तो पुरानी है, कुछ भी न्यू नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी डिटर्मिनेंट। सर प्राइमरी डिटर्मिनेंट अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड का याद दिलाऊं आपको, तो उसमें भी प्राइसिंग डिटर्मिनेंट था। बोल रहा था कि प्राइस के गुड की प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या फ़र्क पड़ता है, वो था प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। उसमें कहते थे अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। इतना ही ऐसे ही था। सर इधर क्या है, इधर क्या है मेरा बेटा, इधर ये है कि प्राइस हैज़ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सप्लाई। प्राइस का क्या इफेक्ट है, सप्लाई पर पॉजिटिव इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है। सर सप्लाई में पॉजिटिव इफेक्ट है तो प्राइस का डिमांड में कौन सा इफेक्ट होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड नीचे होगी, ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे। तो लिखा हुआ इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, क्या लिखा हुआ है, इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस its quantity supplied increases, its quantity supplied increases. If price of the product decreases, its quantity supplied decreases. बात समझ आ रही है? सर इसमें वो कह रहा है, सर ये क्यों नहीं समझ आ रहा मुझे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसमें ये कह रहा है कि आप सेलर बन के सोचे, आप एक दुकानदार बन के सोचे, एक चीज़ आप 100 रुपये की बेच रहे हैं, आप वो ज़्यादा बेचेंगे, या एक चीज़ आप 2000 की बेच रहे हैं, वो ज़्यादा बेचेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 2000 वाली चीज़ ज़्यादा बेचेंगे ना। तो वही तो, यही तो कह रहा है। बोल रहा है एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जितनी चीज़ें ज़्यादा होंगी, जितनी चीज़ें ज़्यादा होंगी, मतलब जितनी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी, जितनी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी उसको मैं इतना ही बेचूंगा, उसकी मैं उतनी ही सप्लाई करूँगा। बात समझ आ रही है? बोल रहा है इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस। ये पॉजिटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब दोनों चीज़ें साथ मूव हो रही है। प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है। सर ये है प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, खुदारा इन दोनों को मर्ज या मैच नहीं करिएगा, डिमांड को सप्लाई को। सर प्राइमरी डिटर्मिनेंट सप्लाई का है पॉजिटिव इफेक्ट, किसके साथ, प्राइस के साथ। कि सर अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सर प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगी। सर डिमांड में था प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। सर एक चीज़ ऊपर जा रही है, नीचे दूसरी चीज़ नीचे आ रही है, इसलिए तो कहा था वो नेगेटिव स्लोप है। आ रही है बात समझ? और अगर सप्लाई और प्राइस कम होगी तो डिमांड ऊपर जाएगी। उम्मीद करता हूँ प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई और डिमांड दोनों में आपको कंपेरिजन समझ आ गया होगा, और दोनों आपको अब तक याद हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। सर सेकेंडरी डिटर्मिनेंट यानी कि नॉन प्राइसिंग डिटर्मिनेंट। सप्लाई किसकी वजह से चेंज हो सकती है? सर प्राइस की वजह से चेंज हो सकती है, और सप्लाई प्राइस के अलावा दूसरी चीज़ों की वजह से भी चेंज हो सकती है। सही है। अब वो दूसरी चीज़ें क्या है, पहला पढ़ते हैं इसमें कॉस्ट ऑफ इनपुट। क्या लिखा हुआ भाई? कॉस्ट ऑफ इनपुट या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या लिखा हुआ? कॉस्ट ऑफ इनपुट या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, इस पर बहुत बड़ी कहानी है, हम आगे लेटर चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में जाके। लेकिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अभी बताऊं तो लैंड, ये लिखेंगे लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। सर लैंड क्या होती है? सर लैंड अकाउंटिंग में लैंड का मतलब होता है ज़मीन, और नॉर्मल में भी क्या मतलब होता है, ज़मीन। इतनी बात समझ आती? अकाउंटिंग में कैपिटल का मतलब होता है जो ओनर घर से पैसा लाया उसको कैपिटल कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा मैं? बिल्कुल सही। और लेबर का अकाउंटिंग में मतलब होता है दिहाड़ीदार मजदूर, दिहाड़ीदार मजदूर। और एंटरप्राइज का मतलब होता है एक इंडस्ट्री, एक कंपनी, एक एंटरप्रेन्योर। ठीक है सर, यानी कि इंटरप्राइज में तो मुझे इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग में दोनों का एक ही मतलब है। एंटरप्राइज का मतलब एक बिजनेस जो चल रहा है उस बिजनेस को कहते हैं एंटरप्राइज। अच्छा, क्या मैंने बोला? लैंड। अकाउंटिंग में लैंड का मतलब है ज़मीन। सर इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब है अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़। बात समझ आ रही है?
अकाउंटिंग में कैपिटल का मतलब होता है ओनर की इन्वेस्टमेंट इन दी बिजनेस। सर इकोनॉमिक्स में इसका मतलब होता है हर वो चीज़ जो इंसान ने बनाई है, हर वो चीज़ जो इंसान ने बनाई है। सर लेबर का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में दिहाड़ीदार मजदूर। सर इकोनॉमिक्स में लेबर का मतलब होगा, क्या होगा सर, इकोनॉमिक्स में लेबर का मतलब जो होगा वो ये होगा कि एक बंदा जो दिहाड़ीदार मजदूर है वो तो बिल्कुल क्या कहते हैं लेबर है, लेकिन सर जो एक मालिक है या जो अच्छी पोजीशन में बैठे हुए लाइक डायरेक्टर्स, लाइक सीईओ, लाइक सीएफओ, लाइक मैनेजर्स, लाइक सीनियर मैनेजर्स, जनरल मैनेजर, सर कंपनी के जितने भी लोग हैं सर उसको मैं सर जब मैंने ओनर की बात कर दी, इकोनॉमिक्स में ओनर को भी आप क्या कहते हो सर, लेबर कहते हैं। सर क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होगी ये बात। ठीक है सर, लैंड क्या होती है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है। कैपिटल क्या होता है, इंसान की बनाई हुई चीज़ है। लेबर हर इंसान को कहते हैं, चाहे वो मालिक हो चाहे वो नौकर हो। ठीक है, सही है सर। सर इकोनॉमिक्स कहती है कि आपको आपके पास दुनिया में जो भी चीज़ है, इकोनॉमिक्स क्या कहती है, दुनिया में जो भी चीज़ है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलके बनी है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलके बनी है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड का मतलब होता है अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है। सर ये इकोनॉमिक्स के लिहाज से बता रहा हूँ। कैपिटल का मतलब होता है इंसान की बनाई हुई चीज़ है। लेबर का मतलब होता है मालिक भी और नौकर्स भी। और इंटरप्राइज का मतलब होता है एक बिजनेस। इंटरप्राइज का मतलब होता है एक बिजनेस। उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ आ रही होगी। सर एग्जाम्पल लेते हैं, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल की एग्जाम्पल लेते हैं। सर आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं आप उस यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल लेते हैं। सर क्या एग्जाम्पल है, सर एग्जाम्पल ये है आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं या जिस कॉलेज में पढ़ते हैं या जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सर वो कहीं ना कहीं बनी हुई होगी, बिल्डिंग होगी उसकी, क्या होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, बिल्डिंग होगी। सर उस बिल्डिंग को, सर उस बिल्डिंग को आप क्या कहते हैं, किसने बनाई है वो बिल्डिंग, इंसान ने बनाई है, बिल्कुल इंसान ने बनाई है। तो सर वो क्या होगी, सर वो कैपिटल होगी। सर वो कैपिटल होगी, इंसान ने बनाई है। सर लेकिन जो बिल्डिंग के लिए मटेरियल यूज़ किया है ब्लॉक्स के लिए जो बिजली और क्या कहते हैं और अदर चीज़ें यूज़ की हैं, जो नेचुरल चीज़ें यूज़ की हैं वो किसने बनाई है, सर अल्लाह ने बनाई है, यानी कि लैंड। समझ आ रही है सर। अच्छा, अकाउंटिंग के लिहाज से अगर लैंड की बात की जाए तो ज़मीन पे बिल्डिंग बनी हुई होगी ना, ज़मीन पे बिल्डिंग बनी हुई होगी, तो उस ज़मीन को किसने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। किसने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। सर बिल्कुल इसी तरीके से जो आपको वहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं सर वो कौन है, लेबर है। सर वो कौन है, लेबर है। सर इसके अलावा वहाँ पे जो पियोन्स है या क्लीनिंग स्टाफ है या हेल्पिंग स्टाफ है सर वो भी कौन है, लेबर है। सर इवन अगर वो आपके स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी कौन है, लेबर है इकोनॉमिक्स में। सर इवन जो कंपनी का मालिक है, सीईओ है, डायरेक्टर से, सर वो भी कौन है, सर वो भी लेबर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ रही होगी। सर जो पूरा का पूरा एक नाम चल रहा है बिजनेस का, लाइक द चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो। सर ये द चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो क्या है, सर ये एंटरप्राइज है या एंटरप्रेन्योर है। समझ आ रही है, जो इन तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैनेज करके कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी मेरा बेटा। तो सर एक चीज़ है लाइक मार्कर सही है सर। मार्कर एक चीज़ है। मार्कर किसने बनाया, इंसान ने बनाया। मार्कर में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है सर, वो जो रुई यूज़ हो रही है सर वो किसने बनाई है, अल्लाह ने बनाई है। प्लास्टिक किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया, इंसान ने उसको शेप दिया है। ठीक है सर। अब उस जो जिस मार्कर, जो प्लास्टिक का मार्कर है सर, उसमें कोई ना कोई मशीन से बनता होगा, वो भी किसने बनाई है, इंसान ने बनाई है। और वो उस मशीन का मटेरियल किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया। सर वो फैक्ट्री कहीं ना कहीं बनी हुई होगी, बिल्डिंग बनी होगी सर, ज़मीन होगी, तो ज़मीन किसने बनाई है, अल्लाह ने बनाई है। बिल्डिंग किसने बनाई है, इंसान ने बनाई है। और बिल्डिंग का जो मटेरियल है वो किसने बनाया है, इंसान ने बनाया है। और सर कोई ना कोई उसके बिजनेस के ओनर्स होंगे और वर्कर्स काम कर रहे होंगे, मैनेजमेंट होगी, हायर मैनेजमेंट होगी, जूनियर मैनेजमेंट होगी। सर वो सारी की सारी कौन होगी, लेबर होगी। वो सारी की सारी कौन होगी, लेबर होगी। और कोई ना कोई बिजनेस होगा जिसके लाइक डॉलर। सर डॉलर क्या है, एक इंटरप्राइज है जो इन तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मैनेज करके
क्या करती है, कोई चीज़ बनाती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। तो अगर एक मार्कर की प्राइस 50 रुपये है और मैं 70 रुपये की बेचता हूँ, 70 रुपये का बेचता हूँ, एक मार्कर की प्राइस 50 रुपये है, मतलब कॉस्ट ऑफ इनपुट मटेरियल की कॉस्ट, जो बनाने की कॉस्ट है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 50 रुपये। अगर वो मैं 70 रुपये का बेचता हूँ, तो बात ये एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ मैं आपको, अगर 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 कॉस्ट ऑफ इनपुट 50 रुपये से 80 रुपये हो जाए, 80 रुपये हो जाए, तो क्या मैं अब बेचूंगा? सर मैं क्या बेचूंगा? सर मैं मार्कर 70 रुपये का बेचता हूँ, बना 80 रुपये का रहा हूँ, कैसे बेच पाऊंगा? बात समझ आ रही है? तो सर कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीज होने से, यानी कि किसी भी गुड की, इन्वेंट्री की, मर्चेंडाइज की, सर क्या कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीज हो जाती है। अगर उसको बनाने की कॉस्ट बढ़ जाती है तो लोग उसको बेचना छोड़ देते हैं। सर लोग उसको बेचना छोड़ देते हैं क्योंकि उनको महंगा पड़ता है, ये प्रैक्टिकली होता है। सर इसी तरीके से एक चीज़ 50 रुपये की बन रही थी, अब 20 रुपये की बनने लग गई है, तो सर अब लोग ज़्यादा बनाएंगे। सर मैं भी ज़्यादा बनाऊंगा और दूसरे लोग देखेंगे, बोलेंगे यार इस बिज़नेस में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, बनती बहुत चीज़ सस्ते में और बिकती बहुत महंगी है, तो दूसरे भी लोग आएंगे। बात समझ आ रही है? उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ आ रही है। यानी कि कॉस्ट ऑफ इनपुट जितनी ज़्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ इनपुट जितनी ज़्यादा होगी, जितनी सप्लाई कम होगी, जितनी कॉस्ट ऑफ इनपुट कम होगी, उतनी सप्लाई कम होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गया होगा। सर इनडायरेक्ट टैक्सेस ये पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट। सर गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को, टैक्सेस क्या होता है पहले ये देखते हैं। सर टैक्सेस एक ऐसी पेमेंट है जो आपको देनी ही देनी है। टैक्सेस एक ऐसी पेमेंट है जो आपको लाजमी गवर्नमेंट को देनी है। सर आप चाहे फाइलर हो चाहे नॉन फाइलर हो। सर फाइलर क्या होता है, नॉन फाइलर क्या होता है? फाइलर वो होता है जो गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है कि मैं टैक्स देता हूँ, और नॉन फाइलर वो होता है जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं है, मैं टैक्स नहीं देता। तो सर आप लोग तकरीबन नॉन फाइलर होंगे क्योंकि आपकी एज नहीं हुई अभी, ठीक है, और आपके पेरेंट्स शायद फाइलर हो शायद ना हो। पाकिस्तान में बहुत कम अवाम ऐसी है जो फाइलर है, मेजॉरिटी अवाम नॉन फाइलर है। अच्छा, लोगों को लगता है नॉन फाइलर होने के मतलब ये कि आप टैक्स नहीं देते। मैं आपको बताता हूँ टैक्स कैसे देते हो। मिसाल के तौर पे अगर गवर्नमेंट को किसी भी चीज़ को है ना बेचने से रोकना है, किससे रोकना है? उसकी सेल मतलब उसको सप्लाई करने से रोकना है। यानी कि सिगरेट लोग पाकिस्तान में बहुत बिक रही है, सिगरेट को गवर्नमेंट को रोकना है, तो गवर्नमेंट बताऊँ क्या करेगी? गवर्नमेंट करेगी ये कि जो सिगरेट 10 रुपये की बन रही है उस पर टैक्स लगा देगी। क्या लगा देगी? टैक्स लगा देगी। कितने रुपए का? 30 रुपये का। अब वो सिगरेट कितनी की हो जाएगी? 40 रुपये की हो जाएगी। तो जो खरीदने वाला है क्या वो खरीदेगा? अब बायर के पॉइंट ऑफ से सोचे, प्राइस ज़्यादा डिमांड कम। समझ आ रही है? बिल्कुल इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट को किसी भी चीज़ की कंजम्पशन को यानी कि इस्तेमाल को रोकना होता है या लिमिट करना होता है, रोकना होता है या लिमिट करना होता है, लाइक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, लास्ट गवर्नमेंट जो थी हमारी पीटीआई की, सर उसने क्या किया था? टैक्सेस, और दूसरी भी गवर्नमेंट ने ऐसा बहुत बार किया है। सर क्या करते हैं वो लोग? सर क्या किया है? टैक्सेस को बढ़ा दिया किस पर? सिगरेट्स पे, ताकि लोगों के पास सिगरेट्स की कंजम्पशन कम हो जाए, लोगों की सिगरेट की कंजम्पशन कम हो जाए। एक तो हेल्थ अच्छी होगी, और अगर जो फिर भी पीता है सर, अगर वो पी रहा है तो गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा, तो हर तरह से फ़ायदा है गवर्नमेंट का। अगर ना भी बिके तो भी फ़ायदा क्योंकि हेल्थ सही हो रही लोगों की, और अगर बिक जाए तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। बात समझ आ रही है आपको? सर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो आपके खर्चे पे लगते हैं, सर सिगरेट से आप कमाते थोड़ी हो, सिगरेट आप खरीद के पी रहे होते हो, धुआं उड़ा रहे होते हो। समझ आ रही है? आपने 50 रुपये की सिगरेट ली और आप उड़ा रहे हो उसको, तो सर क्या करा है आपने ज़िंदगी में? बात समझ आ रही है? ये सारे काम आपको नहीं करने, बिल्कुल भी गलत काम होते ही है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो आपके खर्चे पे लगते हैं, आपकी इनकम पे नहीं लगते। सर इनकम पे जो लगते हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, यानी कि इनकम पे जो लगते हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जो खर्चे पे लगते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में खुद गवर्नमेंट को जमा कराता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस में खुद गवर्नमेंट को जमा नहीं कराता, बल्कि मैं जिससे जो चीज़ खरीद रहा होता हूँ मैं उसको पे करता हूँ, देन वो उसको जमा कराता है। सर कैसे? मैं बता देता हूँ। मैं केबिन पे गया, मैंने बोला भाई एक सिगरेट दे दे। मैं केबिन पे गया, भाई एक सिगरेट दे दे। सिगरेट उसने बोला 40 रुपये की है। जब मैंने डब्बी पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ है टैक्स 30 रुपये और कॉस्ट 10 रुपये इज इक्वल टू 40, ऐसा लिखा हुआ होता है। ठीक है, आप कभी देखिएगा।
तो 40 रुपये, मैंने 40 रुपये उसको पकड़ा है। सर मैंने गवर्नमेंट को 30 रुपये टैक्स दिया, नहीं, मैंने किसको दिया? केबिन वाले को। केबिन वाले ने अपने होलसेलर से खरीदा होगा, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से खरीदा होगा, सिगरेट बनाने वाले से खरीदा होगा, वो सिगरेट बनाने वाला जाकर बेचेगा। जब मैं टैक्सेस पढ़ाऊंगा ना तो आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा सर। टैक्सेस हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए सर। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से क्या हो रहा है सर, एक चीज़ जो थी 10 रुपये की बन रही थी, सही है, मिसाल के तौर पे मैं हूँ सिगरेट बनाने वाली कंपनी, मैं एक चीज़ 10 रुपये की बना रहा था, तंबाकू खरीदता हूँ मैं, 10 रुपये किलो तंबाकू खरीदता हूँ, मैं बना रहा था। उस गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने ये किया कि तंबाकू पर 50 रुपये का टैक्स लगा दिया। अब 1 किलो तंबाकू आ रही है 60 रुपये की। कितने रुपए की? 60 रुपये की सर। यानी कि एक तरह से कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीज हो गई, लेकिन इस कॉस्ट ऑफ इनपुट अलग चीज़ है और इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग चीज़ है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में शामिल है, और सॉरी कॉस्ट ऑफ इनपुट में शामिल है क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ आ रही है? कॉस्ट ऑफ इनपुट में हमेशा शामिल होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, क्योंकि जब भी कॉस्ट, आप कॉस्ट का मतलब क्या, आप खर्चा कर रहे हो ना, खर्चा, आप हर खर्चे पे आप टैक्स देते हो, चाहे आप छोटे से बच्चे क्यों ना हो। यानी कि अगर आपका दूध भी आ रहा है ना, नीडो भी आ रहा है, क्या कहते हैं, लैक्टोजिन आ रहा है, या दूसरे भी कुछ भी टाइप से आपकी मेडिसिन आ रही है, फीडर्स आ रही है, पैम्पर्स आ रहे हैं सर, आप उन सब चीज़ों में आप टैक्स दे रहे हो, आपके वालिदैन टैक्स दे रहे होते हैं। इवन आप बैलेंस भी करवाते हैं या पैकेज भी करवाते हैं, उसमें भी एक अच्छा खासा पैकेज जाता है और बैलेंस जाता है। अगर आप दूध भी खुला खरीदते हैं या पैक खरीदते हैं, उसमें भी टैक्स जा रहा होता है। यानी कि टैक्स, हर खर्चे पे टैक्स जा रहा होता है, हर खर्चे पे टैक्स जा रहा होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। तो सर इनडायरेक्ट टैक्सेस से क्या हुआ, तंबाकू पर 10 रुपये किलो आती थी, अब 60 रुपये किलो हो गई, 50 रुपये का टैक्स लग गया, तो यानी कि मेरी कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ गई। अगर मैं ऐसे देखूँ तो सर इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने ज़्यादा होंगे मेरी सप्लाई कम हो जाएगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने ज़्यादा होंगे मेरी सप्लाई कम हो जाएगी, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने कम होंगे उतनी सप्लाई मेरी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट, सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है मेरे बेटा कि अगर आप मिसाल के तौर पर शुगर मिल्स की बात करें, आपने पाकिस्तान में ऐसा बहुत होता है, शुगर मिल्स, गवर्नमेंट शुगर मिल्स को सब्सिडीज देती है। सर सब्सिडीज का कॉन्सेप्ट आपने नाम सुना होगा, शायद आपको पता नहीं होती क्या, आज समझाता हूँ मैं आपको। सब्सिडीज का मतलब ये, अच्छा गवर्नमेंट जालिम नहीं होती, गवर्नमेंट अच्छी भी होती है। अच्छा सब्सिडीज क्या होती है? सब्सिडीज का मतलब ये, शुगर मिल से शुगर जो बन रही है वो 80 रुपये किलो बन रही है, मतलब जो शुगर का खर्चा आ रहा है वो 80 रुपये किलो आ रहा है। शुगर मिल्स के एरिए हम इसको 120 रुपये पर केजी बेचेंगे, 120 रुपये पर केजी बेचेंगे। इतनी बात समझ आ रही है? सर गवर्नमेंट ने कहा ये बहुत ही ज़्यादा रेट है, आप इसको मैक्सिमम कितने का बेचो? 40 रुपये का बेचो। बोल रहे भाई हम 80 रुपये का बना रहे हैं, हम अपनी कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाएंगे इसमें। समझ आ रही है? तो कैसे बेचे? गवर्नमेंट ने कहा मैं बैठी हुई हूँ, आप टेंशन नहीं लो, आपकी चीज़ 120 रुपये की बिकेगी, लेकिन आप पब्लिक को कितने रुपए का देंगे? 40 रुपये का देंगे, 80 रुपये आप मेरे से लेंगे पर केजी, 80 रुपये आप मेरे से लेंगे। तो सर जो 80 रुपये हैं, क्या 80 रुपये हैं, 80 रुपये हैं सर, वो 80 रुपये किसने दिए? गवर्नमेंट ने दिए। सर गवर्नमेंट ने क्यों दिए? क्योंकि सर लोगों की फलाह बहबूद के लिए, वेलफेयर के लिए। तो सर इसको कहते हैं सब्सिडीज। यानी कि अगर आप एक आईटी कंपनी खोलने जा रहे हैं, आप एक आईटी कंपनी खोलने जा रहे हैं और आपने, गवर्नमेंट ने आपको बोला पाकिस्तान में आईटी, मैं आई थिंक 2025 का मैंने नहीं देखा अभी, 2026 का सॉरी टैक्स लॉ, लेकिन 2025 तक ये था कि जो भी आईटी का काम करते हैं उनकी क्या कहते हैं, एग्जाम इनकम जो है ना वो टैक्स नहीं देते, उस इनकम पे वो कोई टैक्स नहीं देते। तो ये भी एक सब्सिडीज है। क्या मतलब सर? गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप आईटी कंपनी खोलते हैं और आप अपनी आईटी सर्विस बाहर बेचते हैं, बाहर ममालिक को बेचते हैं, तो हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो ये एक तरीके से क्या मिला हमें? रिलीफ मिला। क्या मिला? रिलीफ मिला। उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ आ रही होगी। बिल्कुल इसी तरीके से गवर्नमेंट ने कहा जो काश्तकारी करेगा हम उसको फ्री में ज़मीन देंगे, फ्री में ज़मीन देंगे। जो ज़मीन फ्री में देना होती है उसकी क्या, इसका क्या मतलब है? सब्सिडीज़ है। क्या मतलब है? सब्सिडीज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ रही होगी। जितनी ज़्यादा सब्सिडीज़ होगी उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, सप्लाई होगी। जितनी ज़्यादा सब्सिडीज़ और जितनी कम सब्सिडीज़ होंगी जितनी कम सप्लाई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ रही होगी। अवेलेबिलिटी और क्या कहते हैं, क्वालिटी और मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अवेलेबिलिटी, क्वालिटी
और मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वही चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। अवेलेबिलिटी का मतलब है जितने ज़्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल होंगे। मिसाल के तौर पर ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये चीज़, ये समझो एक ज़मीन है किसान के पास। अब यही ज़मीन है किसान के पास, तो ये जो ज़मीन है इस पर कितनी, मिसाल के तौर पे 10 किलो गंदम उगा सकता है। कितनी किलो? 10 किलो गंदम उगा सकता है। सर अगर ये ज़मीन डबल हो जाए, अगर ये ज़मीन इतनी हो जाए तो 20 किलो होगी। तो जितने ज़्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल होंगे जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी। मिसाल के तौर पे मेरे पास, मैं एक फैक्ट्री का मालिक हूँ, मेरे पास एक मशीन है और मैं हर महीने 10 पानी की बोतलें बनाता हूँ, 10 पानी की बोतलें बनाता हूँ। सर अगर 2 मशीनें आ जाएंगी तो 20 बन जाएंगी, है भाई। तो ये मशीन क्या है? कैपिटल है ना, इंसान की बनाई हुई चीज़। तो जितने ज़्यादा अवेलेबल होंगे उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी। इसी तरह जितनी अच्छी क्वालिटी के होंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी के होंगे उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी। मोबिलिटी का मतलब जितने आसानी से मूव हो सकेंगे, जितने आसानी से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मूव हो सकेंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने एक सेटअप स्टार्ट किया है, किस चीज़ का? रेंटा कार का। मैं रेंट पे कार देता हूँ लोगों को, सही। अब रेंटा कार में क्या सीन है, मेरा एक बिज़नेस है रेंटा कार का, मैं वो कर रहा हूँ। अब वो तो बिज़नेस चल रहा है, लेकिन इसके साथ मैंने क्या करा, मैंने क्या कहते हैं, स्कूल्स में बच्चों के लिए आने जाने के लिए जो एलीट क्लास है उनको कहा कि आपके बच्चों को मैं लेकर जाऊँगा, हमारे बंदे लेकर आएंगे। हमने एक स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम सर्विस खोल ली है, जिसको आप टिक एंड ड्रॉप बोलते हैं। टिक एंड ड्रॉप आपने खोल ली है। सर ये रेंटा कार नहीं है, आप रेंट का कार नहीं दे रहे, आप पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रहे हो। सर आपके पास जो कार्स है वो मूव हो सकती है आसानी से, वो आप मूव हो जाएंगी किधर? रेंटा कार, उसमें पिक एंड ड्रॉप वाली सर्विस में। तो आप शाम में शायद रेंटा कार चला रहे हो और दोपहर में या सुबह में आप क्या कर रहे हो, पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रहे हो। तो ये मोबिलिटी है। जितनी आसानी से मूव होंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उतने ही ज़्यादा सप्लाई होगी। आप देख रहे हो एक ही गाड़ी है मेरे पास, जो मैं शाम में रेंटा कार में चला रहा हूँ और सुबह में मैं वो चला रहा हूँ पिक एंड ड्रॉप में, तो 2 सप्लाई कर पा रहा हूँ मैं, 2 चीज़ें बेच पा रहा हूँ मैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। बिल्कुल इसी तरीके से आपको पता है पेप्सी कंपनी जो है वो लेस भी बनाती है, कुरकुरे भी शायद उसी की है। तो पेप्सी कंपनी के पास मिसाल के तौर पे 2 बंदे जो हैं वो पेप्सी की मशीन पे काम करते हैं और 2 बंदे जो हैं वो लेस पे काम करते हैं। अब मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं सर, हुआ ये कि रमज़ान आ गया, रमज़ान में लेस ज़्यादा खाया जाता है? सर इतना नहीं खाया जाता, इतनी बात तो मानते हैं ना। तो सर रमज़ान में लेस नहीं खाया जाता, मगर रमज़ान में कोल्ड ड्रिंक की कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है, इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। तो पेप्सी कंपनी के CEO ने कहा भाई ऐसा करो आप लोग, ये 2 बंदे जो लेस वाले हैं उसमें से एक बंदा उठा के पेप्सी में लगा दो, क्योंकि पेप्सी में ये दो बंदे मिलकर सिर्फ 10,000 पेप्सी पर मंथ बना सकते हैं। अगर ये बंदा मिल गया तो 15,000 बन जाएगी। अगर सर उसको काम आता होगा, मतलब उसको वो वाली मशीन चलाने आती होगी पेप्सी की, तो वो सर बना पाएगा। अगर नहीं आती होगी तो सर वो नहीं बना पाएगा सर। यानी कि अगर वो एजुकेटेड है, उसको नो हाउ है किस चीज़ के बारे में, पेप्सी की मशीन के बारे में, लेस की मशीन चलाता है, क्योंकि वो सर अगर है तो वो मूव हो सकता है, अगर नहीं है तो वो मूव नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ आपको मोबिलिटी समझ आ गया होगा। तो जितनी अच्छी अवेलेबिलिटी होगी, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, जितनी अच्छी मोबिलिटी होगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, उतनी ज़्यादा क्या होगी, सप्लाई होगी। और जितने अच्छे नहीं होंगे ये लोग उतनी सप्लाई कम होगी। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। सर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी का मतलब बिल्कुल सादा खुशबू ये है, क्या है सर, अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह या यूट्यूब वगैरह चलाते हैं तो आप होंडा या इसको टोयोटा वगैरह को सर्च कीजिएगा। तो आपको पता है गाड़ी जो है, गाड़ी इंडस्ट्री उसको कहते हैं ऑटोमोबाइल्स। क्या कहते हैं? ऑटोमोबाइल्स जो इंडस्ट्री है वो सारी की सारी रोबोटिक है। क्या मतलब सर एक भी इंसान वहाँ पे मुश्किल से 1 या 2 होते होंगे, और वो भी सिर्फ मॉनिटर करते हैं। सर गाड़ी जो सिविक देख रहे हो आप, कोई सी भी गाड़ी देख रहे हो, वो सारी गाड़ी रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं। यहाँ तक कि टायर फिक्स करना, स्टीयरिंग लगाना, कलर करना, इवन A to Z चीज़ें, गाड़ी की लाइटें लगाना, वायरिंग करना, ये सारी की सारी चीज़ें कौन कर रही होती है? रिपोर्ट्स कर रहे होते हैं। सर पहले जब गाड़ी बनाते थे लोग हाथों से बनाते थे, इंसान बनाते थे, तो एक गाड़ी बनाने में महीनों लग जाते थे।
सर अब रिबोट्स बना रहे हैं, अब हफ्तों में गाड़ी तैयार हो जाती है। सर जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उतनी अच्छे तरीके से सप्लाई होगी, जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी, और जितनी बेकार एडवांस टेक्नोलॉजी होगी उतनी सप्लाई कम होगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ आ गई होगी। सर आगे मूव करते हैं। सर इसी तरह से नंबर ऑफ सेलर इन दी मार्केट, जितने ज़्यादा सेलर होंगे मार्केट में उतनी सप्लाई ज़्यादा होगी। सर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप जामा किला, आप कराची में रहते हो तो जामा किला आप बहुत बड़ी मार्केट है, अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो जामा किला जाते हैं। सर जामा किला में आपने देखा इतने सारे लोग हैं, सर क्या सबके कपड़े बिकते होंगे? सर बिल्कुल। सर जितने ज़्यादा लोग होते हैं, सेलर होते हैं, बेचने वाले, इतनी ज़्यादा सप्लाई होती है या नहीं होती? सर एक बात खुद बताएं, आप आपको अगर शॉपिंग करनी है, आपको गली मोहल्ले के रोड पर एक दुकान नज़र आई तो क्या वहाँ पे रुकोगे? क्योंकि वहाँ पे चॉइस अवेलेबल नहीं होगी, डिफरेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। बात समझ आ रही है? आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं हैदरी चलो, नहीं नहीं डोलमेन चलो, नहीं नहीं पारी मॉल चलो, समझ आ रही है? नहीं नहीं हाइपर स्टार चलो, नहीं नहीं जामा क्लास चलो, क्योंकि वहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ गुड्स नज़र आएंगे, और जितनी ज़्यादा सेलर होते हैं उतनी ज़्यादा क्या होती है, सप्लाई होती है। अच्छा, इसके बाद है एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस इन फ्यूचर। अगर आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस महंगी, फ्यूचर में कोई चीज़ महंगी होने वाली है, और या फ्यूचर में कोई चीज़ शॉर्ट होने वाली है, तो आज बताओ आप क्या करते हो? आप उसकी सप्लाई को रोक देते हो। सर ये तो मैंने पढ़ा था। हाँ मेरा बच्चा, बिल्कुल आपको मैं याद दिलाता हूँ क्या हुआ। देखो डिमांड में आपने क्या पढ़ा था, डिमांड में कहा था कि एक चीज़ 100 रुपये की बिक रही है, कल गवर्नमेंट अनाउंस कर दी थी 300 रुपये की बिकेगी या शॉर्ट हो जाएगी। दोनों चीज़ें, या तो 300 की बिकेगी या शॉर्ट हो जाएगी, बात एक ही है। तो आप क्या करते हो, आज ही उसकी कीमत बढ़ा देते हो। एक काम तो आप ये करते हो, सही है। तो आपने बोला भाई आज इसकी कीमत बढ़ गई, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या होना था, इसकी चीज़, इस चीज़ को बिकना नहीं था, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड वहाँ फेल हो गया था। लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ाया था ये मैंने आपको, सही है। आगे सर कुछ पंप वाले तो ऐसा करते हैं कि उसकी प्राइस को इंक्रीज कर देता आज ही। सर लेकिन वो जो पंप वाले हैं, अगर 100 रुपये की चीज़ है वो 150 रुपये कर सकते हैं, 300 रुपये आज नहीं कर सकते। अब जो बंदे बहुत ही होशियार, बहुत ही वो होते हैं, मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि 100 रुपये के, जो आज 100 रुपये लीटर पेट्रोल बेचेंगे वो 300 रुपये लीटर बिके कल। तो वो आज बताओ क्या करेंगे, पेट्रोल की बेचना छोड़ देंगे, दुकान पेट्रोल पंप बंद करेंगे और घर चले जाएंगे। ऐसा प्रैक्टिकली होता है या नहीं होता? जब भी पेट्रोल शॉर्ट होता है या वो होता है क्या कहते हैं, महंगा होने वाला होता है, आपने वो दौर पत्नी देखा या नहीं देखा? अभी बीच में जब ऐसा हुआ था तो बहुत ज़्यादा हुआ था ये। तो होता क्या है जब भी पेट्रोल महंगा होता है या शॉर्ट होता है तो कुछ पंप वाले क्या करते हैं, प्राइस को इंक्रीज़ कर देते हैं। कुछ पंप वाले बहुत ही होशियार होते हैं, पेट्रोल बेचने ही छोड़ देते हैं, जब महंगा होगा जब बेचेंगे। तो यही बात बता रहा है। तो अगर कोई चीज़ फ्यूचर में शॉर्ट होने वाली है या महंगी होने वाली है तो उसकी सप्लाई आज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से इन्वायरमेंट कंडीशंस में एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक इंडस्ट्रीज हूँ, मैं इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ पाकिस्तान में। अब मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में हर वक्त डिज़ास्टर्स आते रहते हैं, कभी तूफ़ान आ रहा है, कभी ज़लज़ले आ रहे हैं, कभी वॉर हो रही है। तो क्या मैं बनाऊँगा फैक्ट्री, बनाऊँगा यहाँ पे? नहीं बनाऊँगा ना सर। मैं तो सुकून वाली जगह चाहूँगा, अमन वाली जगह चाहूँगा, समझ आ रही है? इसी तरह सर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, सैलाब बहुत आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, सर ये सारी चीज़ें बहुत होंगी। तो सर क्या मैं सप्लाई कोई चीज़ अपनी कंपनी यहाँ पे इंडस्ट्री बना पाऊँगा? सर नहीं बना पाऊँगा। जब इंडस्ट्री नहीं बनाऊँगा तो सप्लाई कैसे होगी, समझ आ रही है बात? तो सर जितना बुरा इन्वायरमेंट कंडीशन होगी, जितनी बेड इन्वायरमेंट कंडीशन होगी उतनी सप्लाई कम होगी, जितनी ज़्यादा अच्छी इन्वायरमेंट कंडीशन होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इसके लिए बेहतरीन है, जितनी सप्लाई ज़्यादा होगी। सर डिज़ास्टर और क्या कहते हैं, अगर आप एक एग्जाम्पल और लेते हैं किसान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, किसान की। एक किसान पाकिस्तान में आना चाहता है, वो काश्तकारी करना चाहता है, सही, खेती बाड़ी करना चाहता है। सर अगर पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा गंदम पे कीड़ा लगता होगा इन्वायरमेंट की वजह से, तो सर वो क्या यहाँ पे गंदम उगा पाएगा? नहीं उगा पाएगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से गंदम मंगवानी पड़ेगी। तो वो सर यहाँ पे वो खुद गंदम उगाएगा ही नहीं, वो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा उगाने के लिए। बात समझ आ रही है? ये एग्जाम्पल दी थी बस मैंने आपको, ठीक है। सर आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट इन प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इन प्रोडक्शन। सर ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने पढ़े थे किधर? सर ये दोनों कॉन्सेप्ट मिलते जुलते पढ़े थे किधर मेरा बच्चा?
ये पढ़े थे आपने डिमांड में, उधर पढ़ा था आपने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड डिमांड में हमने पढ़ा था जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सके और एक ही मकसद के लिए यूज़ हो, एक दूसरे को रिप्लेस कर सके और एक ही मकसद के लिए यूज़ हो। मिसाल के तौर पे या तो मैं ये यूज़ करूँगा या मैं ये यूज़ करूँगा, मतलब मुझे जाना है और मुझे अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, अगर पेट्रोल नहीं मिला तो मैंने सीएनजी यूज़ कर ली, तो मैं पेट्रोल दोबारा यूज़ नहीं करूँगा, ये रिप्लेस कर दिया, और मकसद क्या था मेरा, जाना था, तो वो मकसद भी पूरा हो गया। ये है सब्स्टिट्यूशन, सही है। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब क्या है, दोनों एक साथ कंज्यूम होंगे, दोनों एक साथ कंज्यूम होंगे। सर सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन एक अलग कॉन्सेप्ट है, सब्स्टिट्यूट गुड एक अलग कॉन्सेप्ट है। सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड एक अलग कॉन्सेप्ट है जो एक साथ कंज्यूम होने वाला, और कॉम्प्लीमेंट्री इन प्रोडक्शन एक अलग कॉन्सेप्ट है। सर सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन आर दोज गुड्स that compete for the same resources, if the price of one increases producer may shift resources। मिसाल के तौर पे ये पीला पीला नज़र आ रहा है, ये एक ज़मीन है, अब एक किसान है, किसान, सही, ये भाई जो नज़र आ रही है किसान है। सर ये किसान चाहता है, क्या कहते हैं, यहाँ पर गंदम हुआ है, सही है, गंदम 100 रुपये किलो है, ठीक है, वो हर साल गंदम उगाता है, वो गंदम 100 रुपये किलो मिलता है। आज इसको पता चला ये बात कि चावल अगर इधर यहाँ पे चावल उग सकता है, सही है, और चावल उगेगा तो 200 रुपये किलो बिकेगा। सर अब वो गंदम उगाएगा या चावल उगाएगा, खुद बताया सर, क्या उगाएगा, चावल उगाएगा, क्योंकि सर जब वो उग के निकलेगा, मिसाल के तौर पे यहाँ से 10 किलो गंदम उगती है, 10 किलो चावल भी उगेगा, सही है, मिसाल दे रहा हूँ। तो सर 10 किलो गंदम उगती थी, 100 रुपये के लिहाज से वो 1000 रुपये की बिकती थी, ठीक है। अब 200 रुपये किलो चावल बिकेगा, तो 10 किलो चावल होगा तो 2000 का बिकेगा। तो इसको किसान को फ़ायदा किस में होगा, चावल में या गंदम में? सर चावल में होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो सर इसने गंदम को छोड़ दिया, सर गंदम को छोड़ दिया ना चावल के लिए, और चावल को क्यों चूज़ किया, क्योंकि उसको क्या मिल रही है, इंक्रीज मिल रही है, प्राइस क्या मिल रही है, इंक्रीज मिल रही है। वो यही तो बोल रहा है कि अगर एक चीज़ की प्राइस, यानी कि अगर चावल की प्राइस ज़्यादा होगी तो प्रोड्यूसर शिफ्ट कर देगा अपने आप को चावल पे और गंदम को छोड़ देगा। सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन का मतलब है जो मेरे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो मेरे पास रिसोर्सिस है, सर वो सारी की सारी मैं शिफ्ट कर दूंगा कहाँ पर, दूसरी चीज़ में, अगर मुझे वहाँ से ज़्यादा प्राइस मिलेगी। बस यही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे इधर लिखा हुआ फार्मर हैज़ अ फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड, तो आप ये एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, मैंने आपको बताइए। सर इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री इन प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि वो गुड्स, वो प्रोडक्शन जो आप एक चीज़ बनाना चाह रहा हो, खुद ब खुद वो दूसरे खुद ब खुद निकल रही है दूसरी चीज़। क्या मतलब सर, मिसाल के तौर पे गोश्त की प्राइस बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, गोश्त खाया जाता है, ठीक है, हर कोई छोटा छोटा बंदा गोश्त खा रहा होता है, क्योंकि गोश्त यहाँ पे गोश्त खोर रेट है, सारे गोश्त खाते हैं, ठीक है, मील्स खाते हैं। तो जब गोश्त की प्राइस बहुत ज़्यादा है तो गोश्त की क्या कहते हैं, सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी, और सप्लाई ज़्यादा होगी तो क्या कहते हैं सर, जानवर लोग, गाय बहुत कटेंगी या नहीं कटेंगी। सर जानवर से क्या मिलेगा, हमें गोश्त मिलेगा। सर जानवर से और क्या मिलेगा, सर पाए मिलेगा। अरे क्या बात करो, पाए, उसके गुर्दे, खीरी वगैरह वो सब गोश्त में आएगा, सही है। उसके अलावा क्या मिलेगा सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसके अलावा उसकी खाल मिलेगी। क्या मिलेगी, खाल मिलेगी। सर यानी कि जब मेरी किसकी प्राइस महंगी हो रही है भाई, किसकी सब प्राइस ज़्यादा है, गोश्त की प्राइस ज़्यादा है, जिसकी वजह से गोश्त की सप्लाई ज़्यादा है। सर गोश्त की सप्लाई होने की वजह से वेदर की भी सप्लाई ज़्यादा हो रही है या नहीं हो रही, बिल्कुल इसी तरीके से लिखा हुआ है, मैन ऑफ काउ you get beef and weather are complementary in production, while refining crude oil we get petrol, diesel। समझ आ रही है, ये सारी की सारी क्या मतलब चीज़ें हैं, इनका मतलब क्या है, मतलब जब भी आप क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हो तो आपको उसमें पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है, केरोसिन ऑयल भी मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही होगी। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्शन कहलाती है। तो आर राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन, अच्छा ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आ जाता है, आर राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन विल कॉज, बोला अगर सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन, यानी कि अगर मैं गंदम बनाने वाली कंपनी हूँ और अगर चावल की प्राइस ज़्यादा हो जाती है
तो सर मैं जो मेरे गंदम थी उसकी डिमांड क्या हो, सप्लाई क्या कर दूंगा, डिक्रीज कर दूंगा। लिखा हुआ है आर राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन विल कॉज डिक्रीज इन द सप्लाई फॉर द गुड, यानी कि गंदम अंडर एग्जामिनेशन। इसी तरीके से सर यहाँ पे लिखा हुआ आर राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इन प्रोडक्शन, इसको काट के विल कॉज, अच्छा ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसके बारे में मैं आपको अभी देख, इसका मैं जब ठीक होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको तमाम चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना बर्दाश्त किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।